दूसरा। तो आज अपन पढ़ेंगे वांट ऑफ फैक्टर। क्या पढ़ेंगे? वांट ऑफ फैक्टर। देखो, वांट ऑफ फैक्टर को अपन आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। ये वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है कि भाई ये हम इसमें पता करते हैं कि कोई भी चीज कितने गुना, मतलब अपन जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, जैसे कि अपन ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है आर एल वी पी, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, या हम पढ़ते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या फिर हम पढ़ते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और हम चौथी पढ़ते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इनकी जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब अपन एक कैलकुलेशन में जो फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे डेल्टा टी एफ का अपन ने फॉर्मूला यूज किया, क्या? के एफ डॉट मोलैलिटी वाला यूज किया। अब इससे जो अपना डेल्टा टी एफ आया वो हमारा है कैलकुलेटेड। कैसा है? कैलकुलेटेड। लेकिन जो कैलकुलेटेड है वो कभी भी नॉट इक्वल्स टू आता है किसके? ऑब्जर्व्ड के। मतलब एक्सपेरिमेंटली जब देखा जाता है तो चेंज इन टेम्परेचर जो आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, वो कैलकुलेटेड से और एक्सपेरिमेंटल डाटा यानी ऑब्जर्व से काफी वेरी करता है। वो क्यों वेरी करता है? क्योंकि अपन जो सॉल्यूट पार्टिकल लेते हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना जाएगा। तो आई को कैलकुलेट करने के लिए अपने पास जो स्कीम है दैट इज टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ total number of moles of solute, total number of moles of solute after after dissociation or after dissociation after dissociation या फिर एसोसिएशन। कहने का मतलब ये है कि यदि अपन कोई रिएक्शन करा रहे हैं, फॉर एग्जांपल ए अपना रिएक्टेंट है, वो अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर टूट जाता है, ठीक है ना, मान लो ए भी अपना कोई रिएक्टेंट है, वो जाके टूट जाता है ए प्लस बी में। क्लियर है? या अपने पास तो ये हुआ अपना डिसोसिएशन। यदि मैं कह दूं कोई मेरे पास मॉलिक्यूल है ए, ठीक है ना, 3 मोल्स ऑफ ए हैं, और यदि वो आगे जाकर के कंबाइन हो जाते हैं और ए थ्री बना लेते हैं, तो ये हो गया एसोसिएशन। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन total number of moles total number of moles before total number of moles of solute before dissociation या एसोसिएशन। तो ये फॉर्मूला अपन यूज करने वाले हैं आई का वांट ऑफ फैक्टर निकालने का। फिर जो भी अपन आई निकालते हैं वो अपन इस फॉर्मूले में रख देते हैं। कैसे? कि डेल्टा टी एफ जो है हमारा वो फिर हो जाता है आई इंटू के एफ डॉट एम। जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर का होता है पाई इज इक्वल्स टू एम आर टी या सी आर टी, तो अपन आई इंटू सी आर टी रख देते हैं। तो यहाँ पे अपना जो कैलकुलेटेड है वो बराबर आ जाता है ऑब्जर्व्ड के यानी एक्सपेरिमेंटल डाटा के। दैट्स व्हाई वी यूज दिस वांट ऑफ फैक्टर इन दिस टॉपिक। क्लियर है? तो नेक्स्ट हम निकालना सीखते हैं कुछ एग्जांपल्स लेके वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो वांट ऑफ फैक्टर को अपन निकालेंगे नेक्स्ट पेज पे। चल, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया, पहला एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, फर्स्ट मैं लेता हूँ NaCl का एग्जांपल। जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड का वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा? तो सबसे पहली बात, सोडियम क्लोराइड जो है जा करके टूट जाएगा किसमें? Na प्लस में और Cl माइनस में। तो मुझे बताओ पहले इसमें कितने मोल थे, मतलब पहले इसके कितने मोल थे? स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो एक एक पार्ट एक मॉलिक्यूल था ये, बाद में जाकर के ये एक अलग हो गया और ये एक अलग हो गया। तो आई क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर, यानी आफ्टर कितने हुए? 1+1 अपन पहले कितने थे? 1। तो ये कितना आया? 2/1। इसका आई कितना आया? 2/1। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, क्या होते हैं? जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनका आई जनरली ग्रेटर देन 1 आता है।
उनका आई क्या आता है जनरली ग्रेटर देन 1 आता है। वही एग्जांपल्स अपन यहाँ पढ़ने जा रहे हैं जिनका आई ग्रेटर देन 1 होता है। कुछ अपन कंपाउंड बनेंगे जिनका आई लेस देन 1 होता है, तो वो एसोसिएशन के अंदर हो रहा है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या हो रहा है, डिसोसिएशन। क्या हो रहा है, डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन से आई की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया MgCl2, क्या ले लिया मैंने, सेकंड एग्जांपल ले लिया मैंने MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। तो जल्दी कैलकुलेट करो उसका क्या होगा कि मैग्नीशियम क्लोराइड हमारा टूटेगा किस में, Mg+2 में और 2Cl- में टूटेगा। क्लियर है। तो इसका बॉन्ड ऑफ फैक्टर अगर आई में कैलकुलेट करूं तो मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन ये अलग ये अलग, तो टोटल इसका 1 और इसके 2 मोल है ना, देखो 2 क्लोरीन है और ये स्टार्टिंग में 1 था, तो इसका कितना हो गया 2 + 1 आफ्टर अपॉन पहले 1 था, दैट्स व्हाई इसका बॉन्ड ऑफ फैक्टर 3/1 आया, यानी कि 3 आया। ये एग्जांपल क्लियर हुआ कि इसका बॉन्ड ऑफ फैक्टर 3 कैसे आया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो आता है एग्जांपल, एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है। जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं हमारे पास जिसमें अपन लिगेंड्स और मेटल आयंस की बात करते हैं, तो उसका एक फेमस एग्जांपल है जो अपन स्टार्टिंग में करते हैं जनरली। देखो जैसे K4FeCN होल 6, ये हमारे पास एग्जांपल है पोटेशियम फेरोसाइनाइड वाला। इसके अंदर क्या होता है कि अपन को पता है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है, ये चीज के अंदर जो लिगेंड्स होते हैं वो अलग नहीं होते, ओनली जो काउंटर आयन होता है वो जो बाहर का आयन वही अलग होता है। तो ये अगर टूटेगा तो किसमें टूटेगा, 4K+ में टूटेगा, प्लस FeCN होल 6, FeCN होल 6 स्क्वायर ब्रैकेट में 4- के अंदर ये टूटेगा। क्लियर है। तो पहले स्टार्टिंग में ये एक मॉलिक्यूल था, बाद में यहाँ पे कितने हो गए, ये 4 हो गया और ये एक अलग हो गया। तो इसका आई अगर कैलकुलेट करें तो बाद में 4 + 1 5 मॉलिक्यूल्स हुए, टोटल स्टार्टिंग में 1 ही था, तो इसका ऑब्जर्व मतलब जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब सॉरी बॉन्ड ऑफ फैक्टर है, वो कितना आया इसका 5 आया। इसका बॉन्ड ऑफ फैक्टर कितना आया, 5 आया हमारे पास। क्लियर है। तो ये चीज हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कुछ एसोसिएशंस वाले एग्जांपल ले लेते हैं अब अपन। जैसे बॉन्ड ऑफ फैक्टर का अगर अपन एसोसिएशंस वाले, ये तो अपन ने पढ़ा एसोसिएशंस, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग वाले होते हैं वो डिसोशिएट हो जाते हैं, और कुछ होते हैं जो डाइमर्स बना लेते हैं जो एसोसिएट हो जाते हैं। तो एसोसिएशंस वाले एग्जांपल अगर अपन लेना चाहें तो एसोसिएशंस के हमारे पास एग्जांपल्स हैं। जैसे एसोसिएशंस की अपन बात करें, जैसे फेमस एग्जांपल होता है एसोसिएशंस के अंदर, पहली बात याद ये रखना है कि इसका जो बॉन्ड ऑफ फैक्टर है वो ऑलवेज लेस देन 0 होता है। बॉन्ड ऑफ फैक्टर कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि वहां चीजें जुड़ जाती है एक दूसरे से, और ऊपर अभी अपन ने देखा वहां चीजें टूट रही हैं, वहां चीजें क्या हो रही हैं, टूट रही हैं, और ऊपर की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे चीजें एसोसिएशन में चीजें जुड़ जाया करती हैं। जैसे कि फेमस एग्जांपल है, मैं 2 मोल लूं एसिटिक एसिड के, CH3COOH के एसिटिक एसिड के, तो एसिटिक एसिड का अगर मैं डिसॉल्व करना चाहूं तो ये क्या करता है, गैस फॉर्म में डाइमर बना लेता है। एसिटिक एसिड क्या बना लेता है, गैस फॉर्म में डाइमर फॉर्मेशन कर लेता है। ये जो होता है यहाँ पे 100% एसोसिएट हो जाता है, क्या हो जाता है, 100% एसोसिएट हो जाता है, एसोसिएट हो जाता है 100%। कहने का मतलब ये है कि इस देखो CH3 आप लिखोगे C डबल बॉन्ड O, और ये आप लिखोगे O और हाइड्रोजन। उसी तरफ दूसरा मॉलिक्यूल ले लूं मैं CH3, इसका कार्बन ये और डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O और ये H। तो ये देखो OH इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, OH इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग OHO। तो इस तरीके से ये जो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है ये क्या हो गया, एसोसिएट हो गया। पहले ये 2 मोल हुआ करते थे, प्रोडक्ट में ये 1 ही मोल हो गया, इसी को एसोसिएशन यानी जुड़ना बोलते हैं। तो इसका बॉन्ड ऑफ फैक्टर बाद वाला यानी आफ्टर, अपन ये तो लिखते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपॉन बिफोर, तो 1/2 यानी कि 0.5 आ गया क्या, तो लेस देन 1 आ गया क्या इसका बॉन्ड ऑफ फैक्टर। ठीक है, एसिटिक एसिड का। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखें अगर एसोसिएशन का, तो वो हमारे पास है कौन सा, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आता है जैसे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड देखा है इसमें, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है दैट इज C6H5COOH। नेक्स्ट एग्जांपल अपन देख रहे हैं क्या, C6H5COOH बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, इसके यदि मैं 2 मोल लेता हूं तो ये जब अपन इसकी रिएक्शन करते हैं ये टूटता है, तो टूटने के साथ ही ये 100% डिसोशिएट होकर के क्या बना लेता है हमारा पास C6H5C डबल बॉन्ड O, और ये O और H बनाता है, और ये हमारे पास आता है C6H5CO और H डबल बॉन्ड O। तो OH को आप देख रहे हो इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। तो पहले ये 2 मॉलिक्यूल हुआ करते थे, अब ये 1 मॉलिक्यूल हो गया।
तो इसका आई भी कितना आ गया, 1/2 आ गया, दैट इज 0.5 आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल और कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने बोल दिया फॉर एग्जाम्पल कि भाई यहाँ पे मैंने कुछ मान लो 4x3 मॉलिक्यूल, क्या लिए 4x कोई रिएक्टेंट है, वो आगे जा करके x5 बना लिया, यानी कि पहले उसके कितने मोल हुआ करते थे, सॉरी x4 था, और आगे जा करके उसने क्या बना लिया यहाँ पे, आगे जा करके अगर अपन बात करें तो उसने यहाँ पे क्या बना लिया, इस तरीके से हमारे पास ये मैंने पेन सेलेक्ट किया, x4 बना लिया, यानी एसोसिएट हो गया ये भी। तो इसका क्वांटम फैक्टर निकालो तो बाद में ये एक ही मॉलिक्यूल है, लेकिन पहले तो ये 4 हुआ करते थे, तो इसका क्वांटम फैक्टर भी कितना आ गया, 1/4, यानी कि आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1/4 को, दैट इज 0.2 और 5, इस तरीके से। क्लियर है? तो क्वांटम फैक्टर समझ आया, एसोसिएशन का और डिसोसिएशन का दोनों का होता है। आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ठीक है। और आई की वैल्यू लेस देन 1 होती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो जहाँ पे एसोसिएशन होता है, जहाँ पे क्या होता है, एसोसिएशन हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट्स का, वहां पे आप बोल सकते हो आई की वैल्यू लेस। और आई की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, तो जो अपन देखते हैं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स होते हैं ना हमारे पास, जैसे कि हमारे पास NaCl हो गया, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज माल्टोज, ये सब चीज़ें हो गई, यानी ऐसे कंपाउंड NaCl का तो होता है, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, सुक्रोज हो गया, ऐसे कंपाउंड जो डिसोशिएट ना हो, जो क्या ना हो, अंदर जाकर के डिसोशिएट ना हो, ठीक है, और ना ही एसोसिएट, ना ही तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके एसोसिएट हो रहे हैं, ना ही वो डिसोशिएट हो रहे हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को जो क्वांटम फैक्टर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्वांटम फैक्टर का केस था, इस तरीके से अपन क्वांटम फैक्टर पढ़ते हैं। ग्रेटर देन 1 किसका होता है, ग्रेटर देन 1 होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का, और लेस देन 1 वीक इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोल सकते हो, एसोसिएशन जिसके अंदर हो रहा है उनका भी होता है। क्लियर हुआ? तो स्टार्टिंग में देख लो हमने पढ़ा क्वांटम फैक्टर, तो क्वांटम फैक्टर को सबसे पहली बात रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटम फैक्टर। अब जैसे कुछ भी वैल्यू मैंने आई की निकाली तो मैं इन सब फॉर्मूलों में पुट कर दूंगा, कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ कि मेरे पास फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ वाला, इज इक्वल्स टू मैं क्या लिखता हूँ, के एफ डॉट एम लिखता हूँ। तो अब मैं डेल्टा टी एफ में मैंने मान लो NaCl डाला, तो मैं NaCl का आई क्वांटम फैक्टर यूज करूंगा, देन के एफ डॉट एम लिखूंगा, देन क्या लिखूंगा मैं, के एफ डॉट एम लिखूंगा, देन मैं यहाँ पर के एफ डॉट एम लिखूंगा, जिससे क्या होगा कि मेरी जो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, यानी कि मेरे पास जो ऑब्जर्व्ड, यानी कि मेरे पास जो है ऑब्जर्व्ड है, ऑब्जर्व्ड है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वही बराबर आएगी किसके, कैलकुलेटेड के, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल, ये अपना कैलकुलेटिंग डाटा है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है, तो बराबर आ जाती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल के जब आप क्वांटम फैक्टर का यूज करते हैं। जैसे डेल्टा टीबी है, तो मैं उसको डेल्टा टीबी को क्या लिखूंगा, मैं डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा, के बी डॉट एम लिखूंगा। तो इससे पहले मैं यूज करूंगा डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू आई स्मॉल आई डॉट के बी डॉट मोलिलिटी, ये क्वांटम फैक्टर में यहाँ पे यूज करूंगा। जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी होता है, तो मैं यूज करूंगा पाई इज इक्वल्स टू स्मॉल आई सी आर टी। तो ये मेरा फॉर्मूला बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि यार मेरे पास NaCl है, मेरे पास यूरिया है, और मेरे पास एक है MgCl, क्या है, MgCl। मैं पूछूं कि यार किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है पाई, इसमें आपको दिख रहा है क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आई के, मतलब क्वांटम फैक्टर के। क्लियर है? तो मैं कह दूंगा कि यार इसका आई मुझे पता है, NaCl का भी अपन ने निकाला था 2 होता है, इसका आई निकाला था अपन ने कितना होता है, 3 होता है, और इसका आई तो 1 होता ही। तो यदि मैं कहना चाहूँ कि इनमें से सब में से ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, तो सबसे, अगर मैं इसको ए दे दूँ ऑप्शन, इसको मैं बी दे दूँ ऑप्शन, इसको मैं सी दे दूँ, ठीक है, इसको मैं क्या दे दूँ, बी दे दूँ, इसको सी दे दूँ, तो NaCl का 2 है, MgCl का 3 है, यूरिया का 3 है, तो मेरे पास पाई है जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज़्यादा, जिसका आई ज़्यादा, आई किसका ज़्यादा है, सी वाले का, देन ए वाले का, देन बी वाले का। इस तरीके से क्वेश्चंस पुट अप हो जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे करना होता है, ये चीज़ है। तो ये हमारा लेक्चर था क्वांटम फैक्टर पे, आगे मिलते हैं।